हेलो बच्चों, कल सरोजनी नगर के शिवानी पब्लिक स्कूल में राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा का आयोजन किया गया था। उसके पेपर में हम देखेंगे कि गणित के कौन कौन से सवाल आए थे और उसको किस प्रकार करना था। देखिए, उसमें पहला प्रश्न था, वह छोटी से छोटी संख्या जिससे 1890 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए। ऐसा सवाल हमने जब आपको वर्गमूल पढ़ा रहे थे तब कराया था। आपको इसके अभाज्य गुणनखंड करने थे 1890, इसका अभाज्य गुणनखंड करना था। उसके बाद से देखना था कि किसका किसका जोड़ा नहीं बनता है। सबसे पहले 2 से काटेंगे, 2 9 18, 2 चौको 8, 2 पंजे 10। अब ये 2 से नहीं कटेगा, इसको फिर 3 से काटेंगे, 3 तिरिके 9, 3 एकम 3, 3 पचे 15। फिर इसको 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, यहाँ पे 1 है नहीं जाएगा, 0 उतार लेंगे और फिर 3 पचे 15। फिर इसको 3 से काटेंगे, 3 तिरिके 9, 3 पचे 15। अब 35 है जो कि ना तो 2 से जाएगा ना ही 3 से जाएगा। अब हम इसको 5 से काटेंगे, 5 सत्ते 35 और 7 एकम 7। देखिए, इसमें जोड़ा किसका किसका बन रहा है? 3 का जोड़ा बन रहा है, केवल 3 का जोड़ा बन रहा है। और जो बच गई हैं संख्याएं 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, ये संख्याएं ऐसी हैं जिसका कि जोड़ा नहीं बन रहा है। इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, इस संख्या को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमें इनका जोड़ा बनाना जरूरी है। जोड़ा बनाने के लिए यानी इन्हीं संख्याओं से गुणा कर देंगे। तो 2 तिहाई 6, 6 पचे 30 और 30 सत्ते 210। यानी इस संख्या को यदि 210 से गुणा कर दें तो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। इसका 210 उत्तर सही होगा। कि -27 का घनमूल निकालना था और इसके बाहर भी माइनस का निशान लगा हुआ है। घनमूल निकालना आप सबने सीखा है कि -27 का घनमूल निकालना है तो ये हो जाएगा -3 गुणे -3 गुणे -3। तो इसमें से 1 लेंगे, ये हो गया -3। लेकिन बच्चे जो कंफ्यूज थे वो ये कि ये बाहर माइनस का निशान लग गया है तो उत्तर क्या होगा। जब -3 अंदर आया है और बाहर माइनस का निशान लग गया है तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। माइनस को जब माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा और उत्तर इसका +3 आएगा। तीसरा प्रश्न जो एग्जाम में आया था कि एक घन के किसी एक शीर्ष पर कितनी कोरें मिलती हैं। घन आपने पढ़ा है, ऐसी ठोस आकृति जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर हो उसको घन कहते हैं। ये घन है जिसमें केवल लंबाई और चौड़ाई जिसमें अलग अलग होती हैं वो घनाभ हो जाता है। तो इसमें पूछा गया है कि कितनी कोरें मिलती हैं। कोर क्या होती है? हम देखेंगे कि घन के क्या क्या अंग होते हैं, घन के क्या क्या भाग होते हैं। ये देखिए, एक घनाभ की आकृति है, इसमें बाकी सारे अंग वही हैं जो घन में होते हैं। इसमें देखिए, ये कोर कहलाती है। ये जो लाइन होती है जहाँ पे 2 तल मिलते हैं, जहाँ पे 2 तल मिलते हैं इसको कोर कहते हैं। ये जो एक साइड होता है इसको फलक कहते हैं। तो एक फलक ये है, दूसरा फलक ये, तीसरा फलक ये, चौथा फलक ये, 5वां फलक ये और छठा फलक ये। फलक हो गए 6।
घन में फलक हो गए 6, शीर्ष देखेंगे कितने होते हैं। शीर्ष का मतलब होता है कोने, ये जो कोने हैं इनको शीर्ष कहते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, शीर्ष हो गए 8। और अब देखेंगे कि कोर कितनी होती है। जहाँ पर 2 फलक मिलती है इसको कोर कहते हैं, ये कोर है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कोर होती हैं कुल 12। घन में भी 6 फलक 8 शीर्ष और 12 कोर होती हैं, और घनाभ में भी 6 फलक 8 शीर्ष और 12 कोर होते हैं। यहाँ पे पूछा है कि कितनी कोरें मिलती हैं एक शीर्ष पे। ये एक शीर्ष है, ये एक कोना है, इस पे कितनी कोरें मिल रही हैं। देखिए एक कोर ये आ रही है, दूसरी कोर ये है और तीसरी कोर ये है, यानी कि 3 कोर मिलती हैं एक शीर्ष पर, 3 कोर मिलती हैं। तो इसका उत्तर होगा 3 कोर मिलती हैं। यदि पूछा जाए कि एक कोर से कितने फलक मिलते हैं, तो ये देखिए ये एक कोर है, एक फलक ये, दूसरा फलक ये, एक कोर से 2 फलक मिलते हैं। शीर्ष से पूछा गया है तो 3 कोरें मिलती हैं। यदि पूछा जाए कि एक शीर्ष पर कितने फलक मिलते हैं, तो देखिए एक ये फलक है, एक ये फलक है और एक ये फलक है, 3 फलक भी मिल रहे हैं और 3 कोर भी मिलती हैं। एक शीर्ष पर 3 फलक और 3 कोर मिलती हैं, और 3 कोर और 3 फलक दोनों जो है 3 मिलते हैं। एक कोर पर 2 फलक मिलते हैं, एक फलक के दोनों तरफ 1 2 3 4, एक फलक पर 4 कोर मिलती हैं, एक फलक से 4 कोर मिलती हैं। क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, ज़रूरी नहीं है कि केवल कोर ही पूछा जाए। तो इससे संबंधित जो भी प्रश्न पूछा जाए आप उसके उत्तर दे पाएँ, इतना आपको आना चाहिए। अगला प्रश्न है 22% वार्षिक ब्याज की दर को तिमाही ब्याज को प्रतिशत में बदलने पर कितनी दर होगी। वार्षिक ब्याज दिया है 22%, वार्षिक यानी 1 वर्ष में, 1 वर्ष यानी 12 महीने में, 12 महीने लिखें या 1 वर्ष लिखें। 12 महीने में जो ब्याज लग रहा है वो 22% है। यदि आपसे छमाही पूछा गया होता तो 1 वर्ष में कितने छमाही होंगे, तो यदि हम 6 महीने में बांट देंगे तो देखिए 6 + 6 2 बार किया है, तो 1 साल में 2 छमाही होंगे। यदि छमाही पूछेगा तो आप उसको 2 से भाग दे देंगे, छमाही पूछेगा तो 2 से भाग दे देंगे। लेकिन आपके में पूछ रहा है तिमाही, यानी 3 महीने, 3 महीने। तो देखिए कितनी बार 3 को जोड़ें कि 12 हो जाए। 4 बार, ये 12 है, 12 महीने वार्षिक ब्याज हो गया। लेकिन तिमाही कह रहा है तो 3 महीने, यानी 1 साल को 3 महीनों का जोड़ा बनाएं, 3 में बांटें तो कितने हो जाएंगे 4, 1 2 3 4। 1 साल में कुल 4 तिमाही होंगे। तो जो भी दिया रहेगा 22% दिया हो या कुछ और भी दे सकता है प्रश्न में, तो आप उसको सीधे 4 से भाग दे देंगे। यदि तिमाही पूछा जाएगा तो आपको 4 से भाग दे देना है। 22/4, 22/4 करेंगे, 2 दूनी 4, यहाँ आया 11, इसको लिखा जा सकता है 2 पंजे 10, 5 सही 1/2। इसका उत्तर 5 सही 1/2 होगा। अगला प्रश्न है प्रथम 6 समप्राकृतिक संख्याओं का
समांतर माध्य होगा। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। समांतर माध्य, सम संख्याओं का जोड़ना आपने पहले भी सीखा है। और समांतर माध्य का मतलब क्या होता है? बच्चे इसमें कंफ्यूज हो गए। समांतर माध्य यानी माध्य निकालना, अर्थात औसत निकालना। औसत को ही समांतर माध्य कहते हैं। समांतर माध्य निकालना था, अर्थात आपको इसका औसत निकालना था। सम संख्याओं का योग करना, ये प्रश्न आपने पहले भी किया है। सम संख्याओं का योग करने का फॉर्मूला होता है कि संख्या और ब्रैकेट में संख्या में 1 जोड़ करके उससे गुणा कर देते हैं। 6 सम संख्याएं थी तो 6 हो जाता और 6 में 1 जोड़ते तो 7 हो जाता। ये हो जाता 42। केवल सम संख्याओं का योग पूछा गया होता तो उत्तर आपका 42 आता। लेकिन आपसे पूछा गया है कि औसत क्या होगा, तो औसत निकालने के लिए जितनी भी संख्याएं होती हैं उससे भाग दे देते हैं। संख्याएं 6 थी तो हम 6 से भाग देंगे। जब 42 को 6 से भाग देंगे, 6 कम 6, 6 सत्ते 42। ये देखिए उत्तर 7 आया है, लेकिन आपके ऑप्शन में कहीं भी 7 नहीं लिखा है। आपके ऑप्शन में जो लिखा है आपको उसमें से ही चुनना होगा। पहला ऑप्शन है एक सम संख्या नहीं है। एक विषम संख्या, 7 एक विषम संख्या है, अर्थात इसका उत्तर बी सही होगा। अगला प्रश्न है आंकड़ों 26, 23, 17, 13, 9, 7, 5 की माध्यिका ज्ञात करना है। हमें इसमें माध्यिका पता करना है कि माध्यिका क्या होती है और आंकड़े क्या होते हैं। आप जो भी संख्याएं दी रहती हैं, प्रश्न में जो भी संख्या दी रहती है जिससे हमें सवाल निकालना है, ये सारे नंबर ही आंकड़े हैं। आंकड़े का मतलब ये संख्याएं, कोई भी सूचना जो हम इकट्ठा करते हैं वो संख्याओं के रूप में होती है और उन्हीं संख्याओं को आंकड़े कहते हैं। बच्चे कंफ्यूज नहीं होंगे कि आंकड़े क्या हैं। आंकड़े मतलब ये संख्याएं हैं। इसकी आपको माध्यिका ज्ञात करनी है। जब भी माध्यिका ज्ञात करना हो तो आप संख्याओं को पहले बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे और फिर देखेंगे कि बीच वाली संख्या क्या आती है। देखिए सबसे छोटा इसमें क्या नंबर है? 5, उससे बड़ा 7, उससे बड़ा 9, उससे बड़ा है 13, फिर 17, फिर 23 और 26। कितनी संख्याएं हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 संख्याएं हैं। उनका आधा यानी बीचों बीच में जो आए संख्या वही माध्यिका होगी। तो 3 इधर 3 इधर, ये 13 माध्यिका हो गई। यदि ये विषम संख्या ना होती, 7 के जगह पे मान लीजिए 8 संख्या होती, तब माध्यिका कैसे निकालते? तब दोनों संख्याओं को जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे तो माध्यिका ज्ञात हो जाएगी। यदि यही संख्याएं हैं और आपको माध्य निकालना है, समांतर माध्य निकालना है, तब क्या करेंगे? इन सारी संख्याओं को पहले जोड़ेंगे और जितनी संख्या होंगी उसी से भाग दे देंगे। जैसे ये 7 संख्याएं हैं तो इनको पहले जोड़ेंगे और फिर 7 से भाग दे देंगे, तो ये समांतर माध्य या इसको औसत कहें या माध्य कहें वो ज्ञात हो जाएगा। और माध्यिका निकालने के लिए बस क्रम से लिखा और बीच वाली संख्या ले ली, तो इसका माध्यिका 13 हो गया, यानी आपका उत्तर 3 सही हो गया। अगला प्रश्न है एक समुच्चय P के कुल 64 उप समुच्चय हैं, तो समुच्चय में अवयवों की संख्या क्या होगी? सबसे पहले हम ये जानेंगे कि समुच्चय किसे कहते हैं। समुच्चय का मतलब होता है ग्रुप, समूह। कोई भी परिभाषित ग्रुप हो उसको समुच्चय कहते हैं और उसके अंदर जो जो एलिमेंट्स आते हैं ये उसके अवयव कहलाते हैं। जैसे प्रथम 3 प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय यदि बताना है तो आपको पता है कि प्रथम 3 प्राकृतिक संख्याएं 1, 2, 3, तो ये हो जाएगा समुच्चय।
ग्रुप हो गया है, एक ग्रुप हो गया है, इसको कहेंगे समुच्चय। समुच्चय को इस ब्रैकेट से दिखाते हैं, मझला ब्रैकेट से समुच्चय को दिखाते हैं। और इस समुच्चय में जितनी भी संख्याएं हैं 1 2 3, तो इसके अवयवों की संख्या हो जाएगी 3। इसमें अवयव कितने हो गए? 3। आपको उप समुच्चय जितने भी अवयव होते हैं उस पर जो भी संख्या होगी उसका पावर लगा देंगे, वो उप समुच्चय कहलाएगा। देखिए जैसे इसमें है 1 2 3, 3 संख्या है तो हम 2 के ऊपर 3 का पावर लगा देंगे, यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। इसके उप समुच्चय की संख्या 8 हो जाएगी, 8 उप समुच्चय होंगे। उप समुच्चय निकालने के लिए जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, जितने भी अवयव होंगे, उतने का ही पावर लगा देंगे 2 पर। ये देखिए अगला समुच्चय मान लीजिए है 1 2 3 4, एक समुच्चय ये है। हमें पता करना है कि इसके कितने उप समुच्चय होंगे, तो गिन लेंगे 1 2 3 4, 4 अवयव हैं, इसमें 4 एलिमेंट हैं। इसके उप समुच्चय ज्ञात करने के लिए हम 2 पर 4 की पावर लगा देंगे, यानी 8 दूनी 16, यानी इसके 16 उप समुच्चय होंगे। अब इसी तरह और भी देखते हैं। ये सारे हम इसलिए बता रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है कि आपके सवाल में 64 ही नंबर लिख करके आए, कोई भी नंबर लिख के आएगा और इस तरह का प्रश्न आएगा तो आप आसानी से हल कर पाएंगे। दूसरा समुच्चय मान लीजिए है 1 2 3 4 5। हमें ज्ञात करना है कि इस समुच्चय के कितने उप समुच्चय हैं। इस समुच्चय में देखिए 5 अवयव हैं, तो हमें यदि ज्ञात करना है कि इसके कितने उप समुच्चय होंगे, तो हम 2 पर 5 की घात लगा देंगे और इसके कुल 2 को जब 5 बार गुणा करेंगे तो 32 आएगा, यानी इसके कुल 32 उप समुच्चय होंगे। इसी तरीके से यदि किसी समुच्चय में 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट हैं, 6 अवयव हैं, गिनिए 1 2 3 4 5 6 अवयव हैं और आपको ज्ञात करना है कि इसके कितने उप समुच्चय होंगे, तो 2 के ऊपर 6 की पावर लगा देंगे, 2 के ऊपर 6 की पावर लगा देंगे, यानी कि 64। इसके 64 उप समुच्चय होंगे। आपके प्रश्न में देखिए कह रहा है एक समुच्चय P के कुल 64 उप समुच्चय हैं, यानी ये 64 उप समुच्चय हैं, तो समुच्चय में अवयवों की संख्या ज्ञात करनी है, यानी ये समुच्चय है, इसमें कितने अवयव होंगे? 1 2 3 4 5 6, उत्तर आएगा 6। आपका 6 पे निशान लगा देंगे, 6 अवयव होंगे। 64 दिया है, आप इसमें एलिमेंट्स की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? 2 पे पावर लगाएंगे। 64 के आप या तो अभाज्य गुणनखंड कर लें, 2 2 से करके काट दें। जैसे 64 है, हमें 2 पे कितने का पावर लगाना है, कैसे जाने? तो आप इसको 2 से काटा, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, 2 दूनी 4। देखते हैं कि 2 के कुल कितने गुणनखंड हो रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 हो रहे हैं, तो इसका मतलब 6 अवयव होंगे। यदि इससे ज़्यादा भी संख्या दी होती है तो आप उसका भी ऐसे ही निकाल लेंगे। अगला प्रश्न है, मैथमेटिक्स लिखा है,
शब्द के अक्षरों का समुच्चय क्या होगा? हम जानते हैं समुच्चय का मतलब होता है समूह, ग्रुप। कोई भी परिभाषित समूह उसको समुच्चय कहते हैं। जैसे मैथमेटिक्स शब्द का समुच्चय है, तो इसमें जो भी इसमें अल्फ़ाबेट आए हैं उनको लिखा जाएगा। किसी भी संख्या को, किसी भी वर्ड को दोबारा रिपीट नहीं करते हैं। तो इसका समुच्चय लिखने के लिए देखिए m 2 बार आया है तो m को एक ही बार लिखना होगा, एक बार नहीं लिखना होगा। a 2 बार आया है, a को एक बार लिखा जाएगा। t भी 2 बार आया है, t को भी एक बार लिखा जाएगा, एक बार नहीं लिखा जाएगा। बाकी वही अल्फ़ाबेट्स लिख दिए जाएंगे। तो इसमें देखते हैं कौन सा है। MATHE, E भी है, ICS। तो इसका पहला उत्तर सही होगा। इसमें बस आपको ये देखना है कि कौन कौन से अल्फ़ाबेट आए हैं और रिपीट नहीं होने चाहिए, समझ गई? रिपीट नहीं होने चाहिए। मैथमेटिक्स में बस इसको बताया था हमने कि इस तरह से मझला ब्रैकेट लगा के उसके अंदर लिख देंगे कि इसके अवयव कौन कौन से होंगे और ये अल्फ़ाबेट लिख दिए जाएंगे। MATHE। M दोबारा आया है, नहीं लिखा जाएगा। A दोबारा आया है, नहीं लिखा जाएगा। T भी दोबारा आया है, नहीं लिखा जाएगा। अब लिखा जाएगा ICS। ये इसके समुच्चय हो गए। तो पहला उत्तर आपका सही हो गया। अगला प्रश्न है, यदि x² + 1/x² = 83 है तो x³ - 1/x³ का मान ज्ञात करना है। ये सर्व समीकरण से संबंधित प्रश्न है। आपने कक्षा 7 में a b का होल स्क्वायर वाले प्रश्न किए हैं और कक्षा 8 में आपने a - b के होल क्यू वाले प्रश्न किए हैं। अब कैसे पहचानेंगे कि इसमें आपको कौन सा फार्मूला लगाना है? तो इस तरह के यदि सवाल आते हैं और यहाँ पर देखिए ये माइनस का निशान लगा है तो आपको माइनस का फार्मूला लगाना होगा। यदि यहाँ पे ये प्लस का निशान लगा होता तो आप a + b² वाला फार्मूला लगाते। हम जानते हैं कि a - b का होल स्क्वायर = होता है और a - b के होल क्यू का फार्मूला होता है aq - bq - 3ab ब्रैकेट में a - b। ये दोनों फार्मूले लगा करके हमारा सवाल निकलेगा। हमारे प्रश्न में दिया है x² + 1/x² की वैल्यू दी है। देखिए इसमें ये वैल्यू दी हुई है। प्रश्न करने के लिए हमें ये दोनों फार्मूलों का प्रयोग करना आना चाहिए। देखिए पहले फार्मूले के अनुसार से हमारे क्वेश्चन में है x² + 1/x²। तो हम a की जगह पर मान लेंगे कि x है -1/x का स्क्वायर बराबर, इस फार्मूले के हिसाब से हो जाएगा x² + 1/x² -2। a के जगह पे हम x लिखेंगे और b की जगह पे 1/x लिखेंगे। x से कट जाएगा और यहाँ पर 2 आ जाएगा। x² + 1/x² की वैल्यू देखिए यहाँ पर दी हुई है 83। इसकी जगह पे हम लिख लेंगे 83 और ये -2। 83 - 2 करेंगे तो हो जाएगा 81। यानी x - 1/x² की वैल्यू आ गई 81। ये स्क्वायर की वैल्यू है। स्क्वायर जब दूसरी तरफ जाएगा तो स्क्वायर रूट बन जाएगा, वर्गमूल बन जाएगा। यानी x - 1/x की वैल्यू आ जाएगी 81 का वर्गमूल निकालेंगे 9। ये हमारी x - 1/x की वैल्यू आ गई 9। अब हम दूसरे फार्मूले का प्रयोग करेंगे।
a माइनस बी का होल क्यूब। हम अपने सवाल में लिखेंगे x माइनस 1/x का होल क्यूब। तो इसकी जगह पे हो जाएगा x माइनस 1/x हमारा 9 हो जाएगा। 9 का क्यूब बराबर a का क्यूब माइनस b का क्यूब। a का क्यूब की जगह पे हो जाएगा हमारा x क्यूब माइनस 1/x क्यूब माइनस 3ab। जब 3ab करेंगे तो x गुणे 1/x कर देंगे तो कट जाएगा और यहाँ पे बचेगा केवल 3। a माइनस बी की वैल्यू हमारी आई है x माइनस 1/x है तो इसकी वैल्यू आई है 9। यहाँ पर हम लिख देंगे 9। हमें देखिए एक्स क्यू माइनस 1/x क्यू की वैल्यू निकालनी है। जो भी निकालना होता है उसको हम इधर लिख लेते हैं। एक्स क्यू माइनस 1/x क्यू बराबर हो जाएगा ये इधर माइनस में है, दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो 9 पे 3 की घात प्लस 9 तियां 27। 9 पर 3 की घात कितना होगा? 9 पर 3 की घात 729 होगा। 729 प्लस 27 करेंगे, इसको जोड़िए 16 के 6 2 3 4 1 5 और ये 756 इसका उत्तर आएगा। ये देखिए आपका चौथा उत्तर सही है।